प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिम पसंद नहीं है, मैं ये नहीं मानती, क्योंकि पूरे इलेक्शन उन्होंने याद रखा, दिल में रखा। उनको कभी जोड़ना आता ही नहीं, उनको तोड़ना आता है, उनको बांटना आता है। ये एक खास वर्ग के प्रति उनकी जो प्रशिक्षण है कहीं ना उसको दिखाता है। एक सिख को पंजाब से हारे हुए सिख को बना दिया गया और एक हारे हुए क्रिश्चियन को बना दिया गया फ्रॉम नोवेयर। लेकिन मुस्लिम को ना तो कोई जीत के आया और बनाने की मंशा ना थी, और होता तो भी शायद। और एक देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री कपड़ों से लोगों को पहचाने। जब प्रधानमंत्री गल्फ में जाएंगे, जब कुछ मुस्लिम कंट्रीज में जाएंगे, तो क्या वो लेकर के जाएंगे? प्रधानमंत्री जी का खुद का चुनाव खारिज हो सकता है। उनके जो सारे शब्द जो उन्होंने कहे हैं उसके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट प्रोएक्टिव होकर नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। लंबे समय से इंतजार था। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं भी तंग दिल रखते हैं मुसलमानों को लेकर, उनके बयानों से समझ में आता है। कैबिनेट की जब लिस्ट आई तो लगा शायद किसी मुस्लिम मंत्री को जगह मिल जाएगी, लेकिन अफसोस मुख्तार अब्बास नकवी उनकी कैबिनेट के आखिरी मुस्लिम मंत्री रहे हैं। और इस बार तो आजाद भारत में, मतलब भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुस्लिम जो है वो कैबिनेट में नहीं पहुंचा। हेमंत अत्रे जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और आज हम स्पेशली इस विषय पर चर्चा करेंगे। हेमंत जी, प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिम पसंद नहीं है, मैं ये नहीं मानती, क्योंकि पूरे इलेक्शन उन्होंने याद रखा, दिल में रखा। बिना मुसलमानों के तो उनकी कोई स्पीच नहीं है। फिर कैबिनेट में रख लेते तो क्या चला जाता, मतलब क्यों नहीं रखा? नहीं जीनत जी, दिल में नहीं है, दिमाग में, सोच में। दिल में होते तो ऐसी बात करने की हमें नौबत ना आती। सोच में है, और सोच है वर्टिकल डिवीजन की। और ये आज से नहीं है, ये बाय वर्च्यू ऑफ हिज ट्रेनिंग फ्रॉम द आरएसएस। आरएसएस की अगर आप पृष्ठभूमि देखेंगी तो उनको कभी जोड़ना आता ही नहीं, उनको तोड़ना आता है और उनको बांटना आता है। तो उस का जो एक सबसे बड़ा उदाहरण है, यू विल बी शॉक्ड एंड स्टन्ड टू नो, इस समय एनडीए के अंदर 293 एमपीज हैं, बीजेपी के अपने 240 और 53 एलाइज। उनमें से एक भी मुस्लिम नहीं है। आई एम टॉकिंग ऑफ 293, नॉट इवन वन इज देयर। और उसमें भी सबसे बड़ी बात, इस देश की जो आबादी है, वो जो मुस्लिम आबादी है वो 20 करोड़, और मुस्लिम आबादी 14% इस देश की ओवरऑल पॉपुलेशन का हिस्सा है। प्रधानमंत्री का जो एक, जिसको वो सुबह से शाम तक जो गाते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका जो भी वो करते विकास, तो ये उसमें परिलक्षित होता है। आजाद भारत के इतिहास में आपने कहा है ये पहली सरकार है जहां मुस्लिम माइनॉरिटी का कोई व्यक्ति नहीं है कैबिनेट के अंदर। 2022 में लास्ट मुख्तार अब्बास नकवी थे, और कहा यह गया कि वो अपनी राज्यसभा नहीं जीत पाए, इसलिए उनको विदाई होनी पड़ी कैबिनेट से। आपको क्या लगता है कि मोदी जी अगर चाहते तो राज्यसभा में नॉमिनेट नहीं हो सकते थे किसी और स्टेट से? ये उनकी प्रायोरिटीज दिखाता है। ये एक खास वर्ग के प्रति उनकी जो प्रशिक्षण है कहीं ना कहीं उसको दिखाता है। और इससे भी आगे की अगर आप बात करेंगी तो 293 जो लोग जीत के आए हैं एनडीए के, आई एम अगेन टॉकिंग ऑफ एनडीए एंड बीजेपी बोथ, उसमें एक भी सिख जीत के नहीं आया और एक भी क्रिश्चियन भी जीत के नहीं आया। लेकिन एक सिख को पंजाब से हारे हुए सिख को बना दिया गया और एक हारे हुए क्रिश्चियन को बना दिया गया फ्रॉम नोवेयर। लेकिन मुस्लिम को ना तो कोई जीत के आया और बनाने की मंशा ना थी, और होता तो भी शायद ना होता। ये सूरत हाल है मौजूदा सिस्टम का देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी के। इसको केवल दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं, इसके अलावा मेरे पास कोई और शब्द नहीं है। हाँ, आपने क्योंकि पंजाब का जिक्र किया तो रवनीत सिंह बिट्टू की आप बात कर रहे होंगे, और फिर हरदीप सिंह पुरी हो गए। उसके अलावा जॉर्ज कुरियन है, ईसाई, जो केरला से आते हैं, किरण रिजिजू अरुणाचल, और रामदास अठावले। माइनॉरिटी में सिर्फ इन 5 को जगह मिली है। अगर हम ये सोचे ना कि सिर्फ मुस्लिम्स के साथ उनका दिल छोटा है, तो ऐसा नहीं है। फिर दलित के साथ भी सिचुएशन कुछ वैसी नजर आती है, या SC ST के साथ, अगर हम बड़े बड़े कैनवस पे देखें। आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, देखिए, एक होता है कि मुस्लिम के नाम पर तो वोट मांगते हैं, मुस्लिम विरोध के नाम पर, और इतनी भी शर्मनिरपेक्षता रखते हैं कि सीधा सीधा 80-20 की बात भी कह देते हैं। इनके चुने हुए मुख्यमंत्री 80-20 की बात कर देते हैं, और एक देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री कपड़ों से लोगों को पहचानने लगता है। तो दिस इज नॉट अदरवाइज, दिस इज बाय वर्च्यू ऑफ देयर ट्रेनिंग, एंड दिस इज ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ ए हेट्रेड। जो नफरत जो रग रग में समाई हुई है, वो क्यों है? बेसिकली वो है कि उनके विरोध के नाम पे वोट लेना है। सबसे अनफॉर्चुनेट बात क्या है कि उनको आइसोलेट करके, सिंगल आउट करके वो वोट लेना है। दलितों की जहां बात करते हो आप, दलित इस देश के मेन स्ट्रीम का इंटीग्रल पार्ट है। इस पंजाब के अंदर आप देखेंगे देश में सबसे बड़ी आबादी दलित के 32%, विच इज नोवेयर इन द कंट्री। सो यू कांट अफोर्ड देम आइसोलेटिंग।
अदरवाइज दे विल आइसोलेट यू। लेकिन मुस्लिम्स के साथ क्या है, एक तो पैन इंडिया उस तरह का फैलाव नहीं है, कुछ स्टेट्स में बहुत ज्यादा है, कुछ स्टेट्स में बहुत थोड़े हैं, लाइक दैट। तो उनको सिंगल हैंडेडली आइसोलेट कर सकते हैं। क्योंकि दलित बिरादरी, ओबीसी बिरादरी पूरे पैन इंडिया फैली हुई है, उनको उस तरीके से नहीं कर सकते। आरक्षण के नाम पर आपने देखा हुआ आरएसएस के तमाम मुद्दों पर, तमाम उनके लोगों की अलग अलग समय पर बात और सारी बात। तो कहीं ना कहीं जो मनुवाद के पोषक है उसमें वो चीजें होती हैं, लेकिन उनको दिखाने से अवॉइड किया जाता है। जबकि मुस्लिम्स का विरोध ना केवल उसको मल्टीप्लायर के तौर पर देखा जाता है, बल्कि उनको सिंगल हैंडेडली आइसोलेट करके जो दूसरी मेजोरिटी है उसको कहीं ना कहीं यूनाइट किया जाता है, उनका डर दिखाकर, भय दिखाकर। ये उनकी ट्रेनिंग आज से नहीं है, सिंस देयर फॉर्मेशन तभी से चली आ रही है। और उसी बात को पहचानते हुए सरदार पटेल ने गांधी जी की हत्या के बाद एक बहुत डिटेल लेटर लिख करके इनको बैन भी किया था। हालांकि फिर वही नेहरू जी का वो जो सर्वधर्म समाभाव और वो सारी चीजें करके इनकी जो बैन था वो हटा लिया गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि देश की जो मेन माइनॉरिटी है उसको इस तरीके से आइसोलेट करना विद ए सिंगल हैंडेड एजेंडा टू सीक वोट्स अगेंस्ट देयर नेम, ये बहुत ही एक डेंजरस प्रवृत्ति है। आजादी से पहले भी देश ने इसका खामियाजा भुगता और अभी भुगत ही रहा है एक तरीके से। वरना तो भारत का जो देश है पूरा वो समावेशी देश है, उसमें किसी को आइसोलेट करने की जरूरत है नहीं। और हमारी जो आपकी एकता है पूरे देश के अंदर, सारे सभी समाज के साथ, सभी धर्मों के साथ, वो तो पूरी दुनिया उसकी मिसाल देती है। मैं तो हैरान इस बात से हूँ कि जब प्रधानमंत्री गल्फ में जाएंगे, जब कुछ मुस्लिम कंट्रीज में जाएंगे, तो क्या वो लेकर के जाएंगे? वो क्या वो कहेंगे कि हम समावेशी समाज हैं? वो तो जो गल्फ में जाकर के तो बड़ी जफियां पाते हैं वहां के सिखों की और तमाम चीजों की। माई फ्रेंड कॉल करते हैं उनको, मेरे दोस्त कहते हैं, भाई क्या क्या कहते हैं। लेकिन वहां पर जाकर मंदिर का भी वो किया उन्होंने, आपने देखा जाके सऊदी अरब के अंदर। लेकिन उन्होंने मुस्लिम्स के साथ क्या किया? मुस्लिम्स को सिंगल आउट किया, तमाम भाषणों के अंदर ऐसी बातें कही कि अगर इस देश में कोई चुनाव आयोग होता और इस देश में कोई सुप्रीम कोर्ट प्रोएक्टिव हो तो प्रधानमंत्री जी का चुनाव रद्द हो सकता है। यू टेक इट फ्रॉम, प्रधानमंत्री जी का खुद का चुनाव खारिज हो सकता है। उनके जो सारे शब्द जो उन्होंने कहे हैं उसके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट प्रोएक्टिव होकर कोई फैसला। फिर तो प्रवीण जी सवाल, माफ कीजिए हेमंत जी, अब सवाल ये है कि आने वाले समय में हम ये सोचे कि विधानसभा में भी फिर शून्य होने शुरू हो जाएंगे क्या? 26 सांसद जीते हैं मुस्लिम, चाहे उसमें उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उसके बाद जम्मू कश्मीर है, बिहार, असम, कर्नाटका, केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप और तमिलनाडु, है ना? 24 मुस्लिम जीते हैं इस बार, कुल मिलाकर हाँ। 24 जीते हैं। 21 इंडिया गठबंधन के हैं, एक ओवैसी साहब है, एक अब्दुल रशीद है जिनको इंजीनियर रशीद कहते हैं, और एक लद्दाख में है मोहम्मद हनीफ। ये टोटल 24 लोग जीत करके आए इस बार। और अगर आप देखेंगे मोदी 1 की बात करेंगे 2014 के अंदर, तो उसके अंदर जो थे उसमें जो थी अपने क्या नाम है सबसे पहले नजमा हेप्तुल्ला थी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, आपको ध्यान होगा। उसके बाद 2019 में मुख्तार अब्बास नकवी आए। पुरानी बात में जाएंगे, 1999 में जब अटल जी आए थे तो उनके 2 मंत्री थे मुस्लिम, शहनवाज हुसैन और उमर अब्दुल्ला, उस सरकार के अंदर। 1998 में जब अटल जी उससे पहले आए तो उस टाइम मुख्तार अब्बास नकवी थे। अगर कांग्रेस की बात करेंगे आप, यूपीए की बात करेंगी, 2004 के अंदर 4 मुस्लिम मंत्री थे और 2009 में 5 मुस्लिम मंत्री थे। ये पहला अवसर है कि नई सरकार की फॉर्मेशन हुई है, उसमें 72 प्रधानमंत्री समेत 72 मेंबर्स हैं, लेकिन उस कैबिनेट के अंदर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं है फ्रॉम द बिगिनिंग। हालांकि 1-2 लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तो कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है, 8 की गुंजाइश है। जब 72 में गुंजाइश नहीं है तो 9 में क्या गुंजाइश होगी, इसको समझना बहुत कोई मुश्किल बात है। नहीं, और वैसे भी 2 ही चेहरे थे उनके पास, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, दोनों की पॉलिटिक्स को कैसे खत्म किया किसी से छुपा थोड़ी है। नहीं, लेकिन उसमें दूसरी बात भी है ना जिन्नत जी, अगर वो अपनी कौम के प्रति और अपने मूल्यों के प्रति, अपनी विचारधारा के प्रति जो उनके साथ हो रहा था, तो वो भी तो उनको छोड़ करके कोई और रास्ता तलाश सकते थे ना। इसका मतलब वो भी एक पर्टिकुलर कॉज के प्रति ना होकर के वो भी उसी मुख्य धारा के लोग हैं जिसमें केवल सत्ता का सुख और तमाम चीजें, और जिनमें सरकार से टकराव या ताकत से टकराव लेने की गुंजाइश ना हो। दुर्भाग्य की बात तो ये भी है ना कि जब उनको सिंगल हैंडेडली आइसोलेट किया गया तो वो क्या कर रहे थे? अगर वो इतने प्रॉमिसिंग थे तो दे शुड हैव इन्वेंटेड सर्टेन न्यू एवेन्यूज व्हिच दे फेल्ड टू। फिर उस कॉन्टेक्स्ट में अगर अभी जिस तरह की मनमानी चल रही है, आप मानते हैं कि आने वाले असेंबलीज में जब सपोज कीजिए
यूपी में होता है 27 में चुनाव, तो फिर तो वहां पर एमएलए की टिकट भी नहीं देंगे। वैसे भी योगी सरकार की स्टाइल हमें हमसे छुपा नहीं है। नहीं, पहले भी नहीं देते वो किसी को, पहले हाँ, कब नहीं दिया वो? देते। नहीं देते वो। इतनी बड़ी असेंबली है उसकी, उत्तर प्रदेश की। हाँ, हाँ। आपने कर्नाटक में देखा होगा, तमाम बड़ी स्टेट्स के अंदर नहीं देते वो। उनका तो प्लान की वो है। जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो पूरा नैरेटिव घड़ा गया है पिछले 10 साल में, वो यही तो है, चूड़ी टाइट कर दी। उसके अलावा हाँ, क्या चीज? व्हाट इज द नेट डिलीवरी? और मैं तो बहुत पढ़े लिखे लोगों के बात सुन के कि जी और तो कुछ है कि नहीं, मैंने पूछा बहुत सारे लोगों से जब फील्ड में जाते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया उत्तर प्रदेश में, वो बस यही कहते हैं डैश करके, जो वो शब्द मैं नहीं बोलना चाहता, कि टाइट कर दी। तो जिनकी सोच यहाँ पे खड़ी है, पढ़े लिखे कुपड़ बोलता हूँ मैं उनको। अगर आदमी अनपढ़ है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि चलो उसका इतना सोशल एक्सपोजर नहीं है या मेंटल उसका उतना नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे एमबीए लड़के ने मुझे ये कहा कि वो टाइट कर दिए, इसलिए तो इस बार इनको बनाना पड़ेगा। तो ये अगर सोच है तो फिर मुबारक। नहीं, हम देखते हैं अब्दुल और पंचर और आप जो कह रहे हैं कि मैं वो शब्द नहीं यूज करूंगी, बिल्कुल सुनते हैं, हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी सुनते हैं। ट्विटर पे लोग लिखते हैं, भर भर के लिखते हैं, पोस्ट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। क्या माने, नरेंद्र मोदी डरते हैं मुसलमानों से? डरते हैं नहीं, क्या? कोई डर है? नहीं, डर नहीं है। उनकी राजनीति का अभिन्न हिस्सा है वर्टिकल डिवीजन करना। उसका एक उसके जो लार्जर गेम प्लान है, उसमें यह है कि देखिए, आप क्रिश्चियंस को कभी कुछ नहीं कहेंगे, सिख्स को कुछ कहना अफोर्ड नहीं कर सकते, मुस्लिम्स को ही क्यों कहते हैं? वो इनका जब से संगठन बना है तब से लेकर के आज तक इनकी पूरी सियासत और विचारधारा इसी बात पर टिकी हुई है, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र, हमारे तो संविधान भी बदलना पड़ेगा आपको फिर उसके हिसाब से। तो हमारा तो समावेशी समाज है, समावेशी संविधान है। आप जब संविधान की शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री, चाहे आप भगवान के नाम पर भी शपथ ले, जब मैंने शपथ ली तो मैंने क्या कहा? आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और व्हाट इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन? समावेशी समाज है। और फिर मैं उस पद पे जाता हूं और फिर मैं वहां पर जाके वो सारी भाषाएं प्रयोग करता हूं जो भी भाषाएं उन्होंने की लगातार। तो अगर उसमें कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से भी अगर लागू कर दिया जाए उसको, ना तो चुनाव आयोग ने नोटिस देने की हिमाकत की और ना कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में गया, वरना तो इसी बात पे जो उन्होंने राजस्थान के अंदर तमाम बातें कही और दूसरी जगह पे बात की, उनका चुनाव रद्द हो सकता है, यू टेक इट फ्रॉम मी, और उनके चुनाव लड़ने पर बैन लग सकता है। आपको ध्यान हो, अगर बाला साहब ठाकरे की सदस्यता चली गई थी इसी तरह के भाषणों पर, प्रधानमंत्री जी ने वो सब किया, देयर इज नोबडी टू आस्क। प्रधानमंत्री ने क्यों, तमाम मुख्यमंत्रियों ने किया, उनके तमाम नेताओं ने किया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो ये जिस तरीके का चुनाव हुआ है, जिन हालात में हुआ है, जिस भाषा शब्दावली के साथ हुआ है, वो तो मैं तो ये मानता हूं कि इस देश का जो 52 से लेकर के आज तक जो चुनाव हुए हैं, उसमें सबसे खराब अगर कोई नैरेटिव था, खासतौर पर रूलिंग पार्टी के द्वारा, तो वो ये चुनाव था। नहीं तो देखिए सर, अगर अभी माना हेमंत जी जो भी हालात हो, लेकिन जब इतिहास याद करेगा तो नरेंद्र मोदी को कैसे याद करेगा? कैसे याद करेगा? क्या लिखा जाएगा? आपने देखा नहीं टाइम्स, उसमें टाइम्स मैगजीन ने फ्रंट पेज पे क्या लिखा था? डिवाइडर इन चीफ। दैट इज व्हाट इट इज, व्हाट ही डिड। इसके अलावा तो इन 3 शब्दों के अलावा तो मुझे कुछ दिखाई देता नहीं। क्यों किया, कैसे किया, किस लिए किया, क्या वोट इतनी जरूरी है देश की एकता और अखंडता से? ये तो वही जवाब दे सकते हैं। लेकिन देश के सामने है जो उन्होंने किया है पिछले 10 साल, और उससे पहले गुजरात में भी जो किया वो भी सारे देश के सामने। लेकिन सद्बुद्धि आनी चाहिए, और जब एक देश, एक समाज प्रोग्रेसिव समाज होता है तो उसमें सारी चीजों को जोड़ करके चलना होता है। आपको रिग्रेसिव समाज नहीं बनाना। हमारे देश के अंदर जाति और धर्म बिल्कुल एक तरीके से खात्मा हो गया था। अगर आप 2000 के आसपास का टाइम देखिए, दोबारा से हरियाणा प्रदेश के अंदर या जिस प्रदेश के अंदर भी इनकी सत्ता आई है, इन्होंने किया क्या? जात और धर्म के नाम पर बांटने के अलावा किसी भी प्रदेश में कुछ किया हो तो बता दीजिए मुझे, किसी भी स्टेट के अंदर। और सबसे बड़ा पैटर्न क्या है कि जो वहां की सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी है उसके खिलाफ बाकी सारी कम्युनिटीज को खड़ा करना। हरियाणा आप जानते हैं, महाराष्ट्र आप जानते हैं, राजस्थान आप जानते हैं, गुजरात आप जानते हैं, आप किसी स्टेट में चले जाइए, करते क्या? जो सबसे सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी है, जो पावरफुल कम्युनिटी है, उसके खिलाफ क्यों खड़ा कर दो? इनकी सियासत का मूल मंत्री है। और ये देश की जनता को जब तक समझ में आएगा तब तक हम एक प्रोग्रेसिव से रिग्रेसिव सोसाइटी में ऑलरेडी चेंज हो चुके। ये जो आप व्हाट्सएप अंकल्स और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हैं, इन पे कोई बेहतरीन बात आपने कभी पढ़ी है क्या? इसमें सब यही आता है सारा, और नई पीढ़ी को बिल्कुल खराब करके, नष्ट करके रख दिया है। उनकी सोच का हिस्सा होगी। जबकि बहुत तपस्या और मेहनत के बाद देश के अंदर ये जाति और धर्म का भेद खत्म हुआ था, एजुकेशन के साथ, प्रोग्रेस के साथ। लेकिन आज सारे का सारा देश को वही ला करके खड़ा कर दिया।
ये फिर भी समझ में नहीं आ रहा लोगों को। आने वाले 5-10 साल कैसे देख रहे हैं आप, स्पेशली मुस्लिम्स को लेके, अगर यही माहौल रहा तो? देखिए, मैं जिन सबसे खराब इसमें रोल मानता हूं मीडिया का, अपने से शुरुआत करनी चाहिए। इस देश के जो सो कॉल्ड मुख्य धारा के मीडिया ने पिछले 10 साल के अंदर ना केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर, बल्कि ओवरऑल नैरेटिव को नष्ट करने के नाम पर जो देश का अर्जित लोकतंत्र था उसको तबाह करने में जो भूमिका निभाई है, वो ना भूतों ने भविष्यते है। ऐसी भूमिका मीडिया की आपको जो बनाना रिपब्लिक्स है वहां पर भी देखने को नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा अगर इसका कोई दोषी है तो मीडिया है। मीडिया का काम है इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना और एंटरटेन करना। आज मीडिया क्या करता है? मीडिया सबसे पहले मिस इन्फॉर्म करता है, उसके बाद एजुकेशन के नाम पर एक खास तरीके की विचारधारा का प्रोपेगेंडा चला जाता है, और एंटरटेनमेंट के नाम पर जो कूड़ता परोसी जा रही है आज पूरा देश देख रहा है उसको। और पूरी दुनिया में आज हम कहां जाकर के खड़े हो गए हैं, दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है। हम इस बात पे खुश हो रहे हैं कि विश्व गुरु हो गए। हम किस बात के विश्व गुरु बता दीजिए आप। मोदी जी कहते हैं कि हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। हमारे देश का जो पर कैपिटा इनकम है, जो 5वीं अर्थव्यवस्था, उसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो 125वें नंबर पे है। 125 देशों की अगर आप भुखमरी इंडेक्स देखेंगी उसमें आप 111 नंबर पे, तो आप किस प्रधानमंत्री किस बात पे वोट मांगते हैं कि मैंने 140 करोड़ के देश में 82 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देता हूं? ये अचीवमेंट है या शर्म की बात है? इसको कोई नहीं समझ रहा है। तो एक खास तरह का नैरेटिव बना दिया गया है और एक समाज क्रिएट किया गया है जिसको लाभार्थी वर्ग कहते हैं बड़ी शान से। हाँ। इस देश के अंदर कोई भी आदमी मुफ्तखोर नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। इस देश में हर आदमी को काम चाहिए। आपको काम दे नहीं सकते आप उनको, तो आप मुफ्त अनाज पे ले आए उन्हें। इस स्थिति पे लाके देश को खड़ा कर दिया। दीज आर ऑल रिग्रेसिव पॉलिसीज। आरएसएस प्रमुख तो मणिपुर याद दिला रहे हैं कि 1 साल से मणिपुर जल रहा है, अब आपको उस तरफ तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। आपको लगता है कि, हालांकि आपने शुरू में ही कहा कि ये सब आरएसएस की ही विचारधारा जिसे वो आगे बढ़ा रहे हैं, इस विषय पर भी वो कुछ बोलेंगे? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि विभाजनकारी चीजों से बचना चाहिए, मतलब विभाजन का जिक्र कर दिया। हाँ, भागवत साहब, इस देश में 16 मार्च को चुनाव डिक्लेयर हुआ था। मणिपुर तो 1 साल से जल रहा है। 16 मार्च से अब तक भागवत साहब कहाँ थे? और अब से लेके जब से मणिपुर में जो हो रहा है तब तक भागवत साहब, तब से कहाँ थे भागवत साहब? उन्होंने कभी इस मामले में चूं की? किसी सवाल को सवाल के तौर पे उठाया? पूरी आरएसएस ने कभी उठाया? अगर आरएसएस चाहे प्रधानमंत्री को 24 घंटे में मणिपुर जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री? क्यों किसी आरएसएस के बंदे ने सवाल नहीं उठाया? ये सब एक आईवाश है, एक पोस्चरिंग है जिसके कोई मायने नहीं है एक्सेप्ट स्कोरिंग ए ब्राउनी पॉइंट्स। आप मानते हैं कि दक्षिण भारत भी मोदी के इस एजेंडे को आगे बढ़ाएगा? उत्तर भारत के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ा सा इस तरह के उकसावे में आता है, ऐसे स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट करता है। दक्षिण भारत ऐसा नहीं करता। देखिए, इट्स क्वाइट प्रीमेच्योर एट दिस स्टेज। अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन केरल में जिस तरीके से त्रिशूर की सीट आई है गोपी के पास, वो बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि केरल के बारे में आपको एक जानकारी बता दूं, बड़ा देश का आपके दर्शकों के लिए, हिंदुस्तान में अगर आप आबादी के हिसाब से आरएसएस की शाखाएं देखेंगी तो पूरे देश में सबसे ज्यादा शाखाएं केरला में लगती है। यू विल बी शॉक्ड टू नो, सबसे ज्यादा शाखाएं केरला के अंदर है। लेकिन वहां कभी भी बीजेपी की सीट नहीं आती थी। एक बार वहां एक एमएलए चुने गए और उसके बाद वो अगली बार बुरे तरीके से आ रहे। तो मेरे आप जैसे किसी पत्रकार ने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी केरला में क्यों नहीं जीती, तो उसने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया, कोट एंड कोट, कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं इसलिए बीजेपी को वोट नहीं देते। लेकिन इस बार पार्लियामेंट की जो उनकी जो सीट आई है त्रिशूर की, मुझे लगता है कि ये जो सारे का सारा जो केरला का जो पूरी कल्चर का जो सिस्टम था वहां पर, उसमें जो मूल्यों में जो गिरावट आई है किन्हीं भी कारणों से, उसको वहां के समाज को जरूर अपने अंतर मंथन करना चाहिए कि ये क्यों है। हालांकि सुरेश गोपी जो वहां के सांसद जीते और मंत्री पद की शपथ ली, फिर उन्होंने कहा कि मुझे अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करने हैं और इसलिए मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहूंगा। मुझे लगा कि डिप्लोमेटिक है, शायद हृदय परिवर्तन हुआ हो या कहा गया हो कि भाई कुछ और मंत्री एडजस्ट करने हैं तो तुम ही साइड हो जाओ थोड़ा सा। नहीं, उनको स्पेशली लाया गया है। अगला जो टारगेट है, जो अगले जो गेट्स खोलने हैं, वो साउथ इंडिया के अंदर खोलने। उड़ीसा कैसे भी हासिल किया, वो जो आईएएस अफसर थे पांडियन, उनका क्या होगा क्या नहीं होगा। उड़ीसा में जितना साधारण मैंडेट आपको दिख रहा है ये वो नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें। ऐसे ही साउथ इंडिया की अब टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में कंप्लीट सैचुरेशन हो चुका है इनका। और इस बार उत्तर प्रदेश ने भी दिखा दिया कि आगे रास्ता क्या होने वाला है।
तो ऐसे में इनका जो पूरा जोर था, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री कितनी बार तमिलनाडु गए, कितनी बार केरला गए, वो सारा एक लार्जर डिजाइन का हिस्सा है. दे आर एक्सप्लोरिंग साउथ इन ए वेरी बिग वे नाउ. कोई चांस नहीं है ना कि मोदी और मुसलमान कभी साथ बैठे? मुसलमान तो बैठना चाहेंगे, मोदी कभी नहीं बैठाएंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. मोदी जी ऑप्टिक्स के बड़े शौकीन हैं, फोटोग्राफी के बड़े शौकीन हैं. आपने देखा नहीं गल्फ में जाके कैसे जफिया पाते, वो भी तो मुसलमान ही है. यहाँ पर भी तमाम बार जब कोई फोटो खिंचवाना होता है तो जाके खड़े हो जाते हैं. पसमंदा मुसलमानों की बात करते हैं, उनका भला कितना क्या हो एक अलग पक्ष है. तो मोदी जी को जहां जो शूट करता है वो कहते हैं. मन में जो कुछ है वो अलग है, जो दिमाग में जो कुछ है वो बिल्कुल अलग है. तो यही सारा देश लगातार देख रहा है. 2001 से लेके उनके जो आज तक की जितने भी कार्य प्रणाली है पूरे देश ने देखा है. उसमें कोई दो राय किस तरीके की हो ही नहीं सकती. ऑप्टिक्स के लिए वो किसी के साथ भी हाथ मिलाते हैं. अच्छा, गल्फ के साथ हम नुपुर शर्मा वाला प्रकरण हमें याद है, जब मोहम्मद पे स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, प्रॉफिट मोहम्मद पे, और उसके बाद गल्फ थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ था. लेकिन गल्फ के साथ एक आप शायद इसे अच्छे से बताएंगे सर, वो धर्म से ज्यादा धंधे को तवज्जो देते हैं. और प्राइम मिनिस्टर की अपनी भी ये क्वालिटी है कि वो थोड़ा सा माना जाता है कि बिजनेस क्लास को थोड़ा ज्यादा फोकस में रखते हैं. शायद इसलिए उनको कभी एक डर नहीं हुआ कि मेरी बाहर इंटरनेशनल लेवल पे इमेज क्या बन रही है, मैं क्या स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ. आप देखिए अभी प्रधानमंत्री वो बने हैं तो दोबारा उनको जब मुबारकबाद ट्विटर पे दिया तो उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी शुक्रिया अदा किया. हालांकि थोड़ा समय लेके किया, एनालिसिस किया होगा जवाब देने में, लेकिन सबको जवाब दिया उन्होंने. थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाया यहाँ पे. नहीं, वो एक सिंपल डेमोक्रेट जो क्या डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स होते हैं. डिप्लोमेसी, हाँ. जब जो शहनवाज बने थे तो वहां पर उनको एक लाइन का ट्वीट इन्होंने किया था, उन्होंने एक लाइन का ट्वीट रेसिप्रोकेट कर दिया. इट इज एज सिंपल एज दैट. जहां तक इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, इसमें कभी भी आइसोलेशन में कुछ नहीं होता. इट्स ऑलवेज क्विड प्रो क्वो. और कोई भी देश आपके और मेरे लिए काम नहीं करता, वो अपने हित में काम करता है. किसी भी देश की विदेश नीति या डिप्लोमेसी जो है वो अपने देश के हितों को देख करके लॉन्ग टर्म में बनाई जाती है. तो आज की तारीख में अगर साउथ एशिया में देखेंगे तो इंडिया से बढ़िया एलाई गल्फ को भी नहीं मिलेगा कभी. और म्यूचुअल वाइस वर्सा है. ये व्यापारिक धंधा है. और गुजराती धंधे के माहिर है. वो तो कहते ही है, जो अमित शाह ने क्या कहा था, गुजराती कोई बॉर्डर पे थोड़ी मिलेगा. आज तक कोई गुजराती फौजी मिला आपको? आज तक. गुजराती धंधे में ही माहिर है और उस काम के चैंपियन वो खुद ही कहते हैं. अमित शाह कहते हैं कि मैं महात्मा गांधी तक को बढ़िया बता दिया था उन्होंने. तो गिव एंड टेक, रेसिप्रोकल चीजें, इन सब के माहिर हैं वो लोग, और उनको बचपन से सिखाया जाता है. इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. कोई और कमेंट्स है जो फाइनल में आप ऐड करना चाहें? कुछ और कैसे देखते हैं इस पूरे रिलेशनशिप को, और ये जो स्टेटमेंट्स और इस तरह से एकदम कैबिनेट से निकाल देना, गैर जरूरी बना देना अपने देश की 20% आबादी को, ये घमंड का प्रतीक है, अहंकार का, कि नहीं हमें इनकी जरूरत नहीं है? नहीं, ये एक संकुचित सोच का प्रतीक है. ये छोटी सोच कहते हैं ना आप, कि आपको बाई ट्रेनिंग ऐसा बना दिया गया है. मैं हूं या नहीं हूं ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है. मुझे ये करने के लिए फोर्स किया गया और वो मेरे एक्शंस और डीड्स बता रहे कि हाँ मैं वैसा हो गया हूँ. तभी उस मुख्य धारा के अंदर मैं लगातार इस तरीके से काम कर पा रहा हूँ. मोदी जी को अगर इतिहास में अपने तमाम चीजों के कारण अगर वो बुराई मिटवानी है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम है कि समावेशी समाज का निर्माण करें और ये विभाजन की सियासत को तुरंत प्रभाव से छोड़ दें. ये इस देश के लिए भी अच्छा है, उनके संगठन के लिए भी अच्छा है, उनकी पार्टी के लिए भी अच्छा है और उनके खुद के लिए भी अच्छा है. मेरा तो केवल इतना ही है. लेकिन हम जितना आगे आ गए शायद वो डैमेज कंट्रोल नहीं होगा सर, जो हमने लोगों के दिमागों में भर दिया है. मानते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता है. कोई भी समाज अपने आप को लंबे समय तक आइसोलेशन में देखना चाहता है. कोई भी मुस्लिम साथी, मैं तो आज तक किसी मुस्लिम साथी को मुस्लिम के तौर पर देखा ही नहीं. हमारे तो परिवार में ही कास्ट और ये रिलीजन कभी ना सिखाया गया ना कोई बात है. और 80% हमारे देश की आबादी में ऐसा मानता हूँ, उनको इन बातों से कोई लेना देना नहीं है. अगर आप उनको जहर का इंजेक्शन जो लगाते हो वो ना लगाएं जाति धर्म का, तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में ऐसी कोई बात है, ऐसा कोई विभाजन. ये तो केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, सीटें पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए ये विभाजन की सियासत, चाहे वो धर्म के आधार पे हो चाहे जाति के आधार पे हो, पूरे देश में ये लगातार कर रहे हैं. किसी स्टेट में आप चले जाइए. ये दुर्भाग्यपूर्ण है. ये देश की जनता को जागना चाहिए. और मुझे नहीं लगता मुस्लिम समाज की तरफ अगर आप एक बार हाथ बढ़ाओगे तो वो आपको बाहें फैला के स्वीकार करने के लिए तैयार है. आई एम 100% कन्विंस ऑन दैट. लेकिन कोई पहल तो करे. वो पहल कौन करे, उसकी एक राजनीतिक कीमत है जो आपने खुद तय की. अगर आप उस राजनीतिक कीमत से ऊपर सोच के देखेंगे तो इसका भी नुकसान नहीं, आपको फायदा ही होगा. इस देश को भी फायदा होगा, मोदी जी की छवि को फायदा होगा, इंटरनेशनली भारत के समावेशी समाज को फायदा होगा, हमारी छवि वहां भी सुधरेगी. एक चीज जो शायद आपने फील की होगी, मैं लास्ट सवाल ले लेती हूँ आपसे सर.
क्योंकि बीजेपी टिकट नहीं देती, बाकी पार्टियां भी थोड़ा सा बचती हैं, उनके अंदर भी टिकट बंटवारे में चेंज आ गया है मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट देने को लेकर। और आप देखेंगे, मैं स्टेट्स का नाम मैं यूपी में फील किया 2022 में भी कि समाजवादी पार्टी ने कैसे कम कैंडिडेट्स किए, कांग्रेस की तो खैर उस समय स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी इस लोकसभा से पहले, तो उसका असर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज पे कि मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट देना मतलब घाटे का सौदा, घाटे का सौदा। देखिए हाँ। जीनत जी, 2014 तक ऐसा इस देश में नहीं था। 2014 का जो मैंडेट आया और उसके बाद इन्होंने जो लगातार नैरेटिव फोर्स किया देश की जनता पे, उसके बाद सारे राजनीतिक दल इस बात पर आकर के उनको भी ये सोचना पड़ा कि कहीं इनको वोट देने से, इनको टिकट देने से नुकसान तो नहीं हो जाएगा, और उसके बाद वो जरूर से ज्यादा कैलकुलेटिव हो गए। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि ये एक फेस है, ऐसी बात हमेशा नहीं रहेगी, ना पहले थी, 2014 से पहले भी नहीं थी और आगे रहेगी, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश ने जो रिजल्ट्स दिए, खासतौर पर जो धार्मिक सीटें उन पर जो रिजल्ट आए, मुझे उसके बाद लगता है कि इनको शायद सद्बुद्धि आए और ये अपने इन चीजों से बाज आकर के, और बाकी दल भी ये सोचेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर हर वर्ग को स्थान मिलना चाहिए, उनके प्रतिनिधि होने चाहिए। बहुत शुक्रिया हेमंत जी, आपने समय निकाला इस चर्चा के लिए। और उम्मीद करते हैं, हालांकि ये बात जो निकल कर आई वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी दिमाग में मुसलमानों को रखते हैं, कैबिनेट में नहीं रख पा रहे हैं, और ये उनके छोटे दिल का संकुचित होने का प्रमाण है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उम्मीद करते हैं वक्त के साथ वो बदले और थोड़ा सा बड़प्पन रखें। वैसे भी बहुत लंबा पॉलिटिकल करियर मुझे तो लगता नहीं सर एक नेता के तौर पर जिस एज में, क्योंकि वो मार्गदर्शन मंडल में भेजने के लिए आतुर रहते हैं दूसरों को, लेकिन लोग उनको भी कटाक्ष कर रहे हैं कि मार्गदर्शन मंडल जो है वो उसमें भी उनको भेजा जाए लोग, ऐसा उनकी पार्टी के कुछ नेता कमेंट करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने सब कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं? थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। और उम्मीद करते हैं दर्शकों को ये चर्चा बहुत पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।